हेलो एंड वेलकम बैक टू डिफेंस इन्फो, वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल योर डिफेंस नीड्स। तो इस पार्ट में हम बात करेंगे योर फाइनल 7 डे स्ट्रेटजी। तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए इन लास्ट के 7 डेज में, जहाँ पे आप अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर सकें एंड इनफैक्ट एग्ज़ाम अच्छी तरीके से क्लियर कर सकें। ठीक है, तो लेट अस सी कि क्या ये स्ट्रेटजी रहने वाली है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम एनालिसिस थोड़ा सा करें विच इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, तो अगर मैं इंग्लिश के बारे में बात करूं, यहाँ पे इंग्लिश में मैंने एक एनालिसिस किया है एंड पास्ट 3 ईयर पेपर्स में मैंने एक मतलब ये देखा है कि क्वेश्चंस मोर और लेस इन कुछ टॉपिक्स में से आ रहे हैं, सिनोनिम्स, एरर स्पॉटिंग एंड उनका जो एक रेशियो रहा है, दे हैव बीन मोर और लेस द सेम ईच एंड एवरी ईयर। तो आप उसी हिसाब से चलिए, ठीक है, क्योंकि आपके जो मेजर चंक ऑफ क्वेश्चंस इसी पार्ट में से आने वाले हैं। ओके, सो आपने अगर ये देख लिया है तो नाउ विल टॉक अबाउट द परफेक्ट स्ट्रेटजी यहाँ पे क्या रहने वाली है। सो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करने हैं, मॉक लगाने। ठीक है, अगर आपने अभी तक मॉक नहीं लगाए हैं तो आप अभी से आज से मॉक लगाना शुरू कर दीजिए। आई एम प्रेटी मच श्योर कि आपने ये नेग्लिजेंस नहीं की होगी एंड यू ऑल आर प्रिपेयरिंग वेरी वेरी वेल, यू आर वर्किंग वेरी हार्ड। बट फिर भी आप जो भी मॉक है अभी अगर आपने लगाए हैं पहले तो बहुत वेल एंड गुड, बट अभी भी आप जो 7 डेज हैं आप हर दिन 1 या 2 मॉक टेस्ट लगाइए। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज अगर मैं बोलूँ कि अगर आप एट द एंड 10 मॉक्स भी लगाते हो आप इन दिनों में टोटल मिला के, ये आपके 10 मॉक्स इतने हेल्पफुल होंगे आपके स्कोर को बूस्ट करने के लिए। मैं बता रहा हूँ, आपका कॉन्फिडेंस इतना हाई हो जाएगा कि आपके वहाँ पे 5-10 मार्क्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेंगे। ठीक है, मैं ये बता रहा हूँ। उसके बाद अगर मैं बोलूँ इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, तो ये देखिए एक ऐसी चीज़ें हैं ये जहाँ पे आपको चीज़ें आपने ऑब्वियसली पढ़ी होंगी, बट विथ टाइम क्योंकि ये हमारे डे टू डे यूज़ में नहीं इतना यूज़ होता है तो ये भूलते हैं हम। ये नॉर्मल सी चीज़ है, ह्यूमन टेंडेंसी कि हम भूलते हैं, और जिन चीज़ों को हम नॉर्मली डे टू डे करते हैं, यूज़ करते हैं, वो चीज़ हमें याद रहती हैं। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस में बहुत कम इडियम्स एंड फ्रेजेस ही होती है जो नॉर्मली डे टू डे इसमें यूज़ होती हैं, तो ऑब्वियसली चांसेस है कि भूल जाते हैं। बट आपको ये रिवाइज करने हैं वापस से। आपने जितने भी पढ़े हैं 100-200 जितने भी आपने पढ़े हैं, आपने नोट्स बनाए हैं कहीं, ठीक है, या प्रीवियस से पेपर से उठाए हैं, तो आप वहाँ से पूरा रिवाइज कीजिए। ठीक है, जितने वर्ड्स हो रहे हैं 20, 25, 30 हर रोज़ एक बार जस्ट एक पिक्टोग्राफिकल जो है ना ग्लांस देखिए, मतलब जस्ट आप एक एज अ इमेज याद रखिए अपने दिमाग में, तो आपको वो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। सेम गोज फॉर योर एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, उसमें भी आप सिर्फ रिवीजन और रिवीजन कीजिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें जहाँ पे आपको नए वर्ड्स मिलेंगे, नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, नई मीनिंग्स मिलेंगी, तो वहाँ पे आपको रिवीजन ही करना पड़ेगा एक वर्ड को अच्छी तरीके से जानने में। अगर आप एक ही वर्ड को 10 बार पढ़ते हो तब जाके आपके वो दिमाग में घुसेगा कि हाँ इसका मतलब ये होता है और ये नया एक वर्ड है, तो उस हिसाब से आपको रिवाइज करना है। और बाकी अब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ ग्रामर, स्पेलिंग मिस्टेक, तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि ये आप ये 5-7 दिन में नहीं सुधार सकते हो। ठीक है, ग्रामर जो है वो है, आपको पता है वो चीज़ है ना। स्पेलिंग मिस्टेक आप अभी तक अपने लाइफ में जितनी भी स्पेलिंग्स आपने देखी होंगी, आपको नॉर्मली मोर और लेस उन्हीं में से वर्ड्स आते हैं। एक आध वर्ड ऐसा होता है कि हमने कभी देखा नहीं होता लाइफ में, बट मोर और लेस वहीं से आती है। तो स्पेलिंग मिस्टेक अगेन आपने वो वर्ड यूज़ किए हैं तो आपको स्पेलिंग भी पता ही होंगी। फिर भी अगर आपको थोड़ा सा उसमें इशू है तो आप वो भी थोड़ा सा देखिए, बट ये चीज़ आप प्लीज़ करिएगा फॉर इंग्लिश। ठीक है, सो दैट वाज फॉर इंग्लिश पार्ट। एंड इंग्लिश में क्योंकि बहुत अच्छा लोग स्कोर करते हैं तो ऑब्वियसली उससे ज़्यादा हमें फोकस ज़्यादा किस पे करना है, हमें करना है जीके पे, विच इज़ द टफेस्ट सेक्शन। ठीक है, एंड स्टूडेंट्स मोस्टली दे फेल इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन। सो नाउ कमिंग टू योर जीके, आपका साइंस का पार्ट, जो उसमें क्या हम फोकस करना है बेसिकली। तो साइंस के पार्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको फोकस करना है पॉलीमर्स पे। पॉलीमर्स क्या है, पॉलीमर्स में आपने पढ़ा होगा नियोप्रीन और नायलॉन 6,6, ब्यूना N और डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर्स और सब थे। तो ये आपको चीज़ पॉलीमर्स में देखनी है, रिवाइज करनी है। सेकेंडली इफ आई टॉक अबाउट, तो ये है मिरर और लेंसेज में। मिरर और लेंसेज का क्या सीन है यहाँ पे, तो मिरर और लेंसेज का कुछ इस टाइप से सीन है कि यहाँ पे आपको कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, आपका पावर, फोकल लेंथ पे क्या वो होता है, डायोप्टर, एंड उसके बाद आपका कौन सा मिरर कहाँ यूज़ होता है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, लेंसेज कब यूज़ होते हैं,
आपका मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, प्रेसबायोपिया में कौन कौन सी लेंसेज यूज़ होती हैं, और इसका इमेज कहाँ से क्या फॉर्म होता है, कि मान लीजिए अगर कोई चीज़ इन्फिनिटी में तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, प्लस कौन से मिरर में रियल इमेज बनती है, इन्वर्टेड इमेज बनती है, इरेक्ट इमेज बनती है, डिमिनिश्ड इमेज बनती है। तो आपको ये सारी चीज़ देखनी है, मैग्निफिकेशन देखना है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चंस आपके पूछे जाने के बहुत अच्छे से चांसेस हैं। माइक्रोस्कोप का भी इनफैक्ट मैग्निफिकेशन फार्मूला और वो सब देख लीजिएगा, प्लस उसका जो आई पीस होता है, ऑब्जेक्ट जो आपका फार्मूला है वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, इसके बाद हमारा है आपका इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी अगर मैं बोलूँ तो इलेक्ट्रिसिटी में अगेन आपको चीज़ें देखनी है कि इलेक्ट्रिसिटी से क्या क्या रिलेटेड है, ठीक है। और आपका इलेक्ट्रिसिटी में आपकी यूनिट्स प्लस यहाँ से ओम्स लॉ और जितनी भी नॉर्मल अदर चीज़ें हैं, ठीक है, वो सारी आपको चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड देखनी है। पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ये जो भी हो गया, पावर कैलकुलेशन, वॉटेज एंड एवरीथिंग, ठीक है। सेम गोज फॉर मैग्नेटिज्म, अगेन आपका फ्लक्स, ठीक है, इंड्यूस्ड आपका जो ईएमएफ होता है, प्लस डायरेक्शन ऑफ मूविंग ये आपका फ्लक्स। तो एसिड बेस रिएक्शंस उसके बाद आता है, और एसिड बेस रिएक्शन में आपको क्या करना है, देखना आपको कौन सी चीज़ स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सी वीक एसिड है, पीएच लेवल, उसके बाद आपका कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, और कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है एक रिएक्शन में। आपको बैलेंसिंग आपकी जो बैलेंसिंग है वो आपको दी जा सकती है आपके रिएक्शंस में, वहाँ पे आपको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। और आपका एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शंस, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ठीक है। और ये वाली चीज़ें हैं मोर और लेस। तो यहाँ पे काफ़ी एक्चुअली टॉपिक्स हैं इन पर्टिकुलर टॉपिक्स, सब टॉपिक्स में भी, बट मेरे को जितना याद आ रहा है अभी मैं आपको उतना बता पा रहा हूँ। इसके अलावा भी ऐसा नहीं कि मैं जितना बता रहा हूँ उतना ही देखना है, बस इन टॉपिक्स को ऑब्वियसली आप देखिएगा, बट इन टॉपिक्स से रिलेटेड इसके अंदर जो है वो आप अच्छे से देखिएगा प्लीज़, ठीक है। तो इसके बाद अगर मैं बताऊं तो प्रेशर, विंड, साइक्लोन, करंट्स, इसमें आपको क्या करना है कि इसका साइंटिफिक एप्लीकेशन देखना कि ये इसके पीछे साइंटिफिक एप्लीकेशन क्या है इसका, है ना, तो ये देखना है। उसके बाद सॉइल लेयर्स, टाइप्स ऑफ सॉइल एग्रीकल्चर, तो इसमें डिफरेंट सॉर्ट ऑफ आपका लीचिंग प्रोसेस हो गया, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन, ये नॉर्मल चीज़ें जो हैं वो आपको देखनी है। एल्यूवियल सॉइल, ये सॉइल, उसमें आपका साइंटिफिक बहुत चीज़ देखनी है कि किस में कितना क्वांटिटी वो है। खैर ये ज्योग्राफी में भी आपका कवर हो जाएगा, बट एनीवे आई हैव कवर्ड दिस हियर। उसके बाद आपका आता है ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में नेक्स्ट क्या है, दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल सुपर इंपॉर्टेंट, ये आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए, ट्रिपल स्टार दे दीजिए। ह्यूमन बॉडी में से क्वेश्चंस पक्के आने हैं। ह्यूमन बॉडी आप बिल्कुल स्टार्ट से ले लीजिए, बिल्कुल आपके सर से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। ये ह्यूमन बॉडी है, सॉरी फॉर द डायग्राम ऐसा, बट आपके यहाँ से ब्रेन से स्टार्ट कीजिए पूरा, ठीक है, न्यूरॉन, एक्सॉन, सबसे स्टार्ट कीजिए। डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से शुरू होता है आपका, बक्कल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, अंदर आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, हार्मोन्स, पिट्यूटरी, ठीक है, थायराइड, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एड्रेनलिन, आपके नॉर्मल जो इंटरनल आपकी जो प्रोसेसिंग होती है वो अच्छे से पता होना चाहिए, आपकी यूरिनरी, ब्लैडर एंड एवरीथिंग, मतलब ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं आप प्लीज़ देख के जाइएगा, ठीक है। तो ये रहा इस चीज़ का। नाउ सम मोर टॉपिक्स ऑफ साइंस, क्योंकि मैंने यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों एक साथ कवर अप किए तो मे बी लग रहा होगा थोड़े ज़्यादा टॉपिक्स है, बट बिलीव मी ये बहुत चुनिंदा टॉपिक्स हैं जो मैंने दिए हैं आपको। अगर इतना करते हो तो आपको कहीं से और अभी एटलीस्ट फॉर 7 डेज में कहीं से और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप आ जाइए प्लांट फूड सिस्टम रिप्रोडक्शन में। प्लांट फूड सिस्टम रिप्रोडक्शन में आप जाइलम, फ्लोएम, ठीक है, ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस किस टाइप से हो रहा है, क्या उसका जो फॉर्मूला है उसका रिएक्शन का, वो देखिए। उसके बाद आप आ जाइए मोशन एंड लॉज में। मोशन एंड लॉज में क्या हो रहा है, आपके लॉज ऑफ मोशन फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ लॉज ऑफ मोशन, कहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है। उसके बाद लाइट एंड प्रॉपर्टीज़, ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लाइट एज ए ईएम वेव, उसका जो नेचर है, पार्टिकल नेचर एंड एवरीथिंग, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, किस स्पीड से ट्रैवल करता है, सब कुछ देखना है आपको, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए एनिमल प्लांट सेल में। एनिमल प्लांट सेल में क्या है आपका डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल,
आपके सेल वॉल किस में एब्सेंट होते हैं, प्लास्टिड किस में एब्सेंट होते हैं, वैक्यूल्स किस में होते नहीं होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड एवरीथिंग जो भी है। सिमिलर फॉर साउंड वेव में अगेन लाइट एंड प्रॉपर्टीज जैसा ही आपको करना है। साउंड इज आपका मैकेनिकल वेव, आपको उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसका वेरिएशन विद टेम्परेचर, डेंसिटी और अलग अलग चीज़ें जो भी हैं आपकी वो वाली देखिएगा, ठीक है। इन डिफरेंट लेयर स्पीड क्या होती है, डिफरेंट मीडियम सॉरी, एटम एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स उसके बाद आता है ऑफ कोर्स। उसमें आप देखिएगा कि वेरियस सॉर्ट्स ऑफ जितनी भी आपकी पीरियोडिक टेबल से आपकी नॉर्मली क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, उससे आप देखिएगा कि कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन सा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, किसकी क्या वैलेंसी है, किसका कितना एटॉमिक नंबर है, मेजर जो हमारी एलिमेंट्स नॉर्मली यूज़ होती हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आइसोबार, आइसोटोप्स, ठीक है, जितनी नॉर्मली ये सब क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए मेरे को जितना अभी तक याद आ रहा है मैं उतना आपको बता रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है, प्लीज़ मैं बार बार बता रहा हूँ, इतना नहीं करना आपको, इसके अंदर जाके रिवीजन करना अच्छे से। और एट लास्ट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस जो नॉर्मली आपकी एप्लीकेशंस डे टू डे यूज़ में होती हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो ये अगर आप करते हो तो आपका साइंस तो बिल्कुल गारंटीड हो जाएगा। और साइंस आएंगे अराउंड 30 क्वेश्चंस, ठीक है। 30 में से अगर आपने 20 भी कर दिए तो आपका गेम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको करके चलना है, इतना हो जाएगा। उसके बाद आप आ जाइए पॉलिटी पे। पॉलिटी में अब क्या करना है, पॉलिटी में अगेन मैंने बहुत चुनिंदा टॉपिक दिए हैं जहाँ से क्वेश्चंस बिल्कुल आने ही है, तो ये टॉपिक्स आप छोड़िएगा ही मत, बिल्कुल रिवीजन बिल्कुल करना है, एक एक दिन में एक एक सब्जेक्ट उतारना है आपको अपने को। हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप आ जाइए प्रेएम्बल में, है ना। सोशली सेक्युलर इंटीग्रिटी वर्ड्स कब ऐड हुए थे, इसमें कौन सा अमेंडमेंट था, देख ही लीजिएगा। इस प्रेएम्बल सोर्स ऑफ पावर एंड एवरीथिंग, वो भी आप देखिएगा। सिटीजनशिप पे उसके बाद देखिएगा कि कौन क्या प्रोविजंस है, कब कौन सी ईयर के बाद आने के बाद क्या चाहिए, ठीक है। इसमें एक है ब्रांड करके एक है ना, जिससे हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्या है, बर्थ रजिस्ट्रेशन, एक्विजिशन और अलग अलग चीज़ें हैं, बाय डिसेंट एंड एवरीथिंग। तो वो वाला भी देखिएगा किस तरीके से रिनाउंस कर सकते हैं एंड एवरीथिंग। OIC कार्ड होल्डर्स, NRI कार्ड होल्डर, NRI उनके बीच में क्या डिफरेंस है, PIO पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये भी देखिएगा। एंड उसके बाद आप आ जाइए फंडामेंटल राइट ड्यूटीज़, आर्टिकल्स बिल्कुल आपके टिप पे याद होने चाहिए, बिल्कुल कौन कौन से राइट्स हैं आपको, बस एक आर्टिकल दे दिया जाएगा और राइट्स आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आप आ जाइए फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे, अगेन दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। 11th फंडामेंटल कब ऐड हुआ था, कौन सा अमेंडमेंट था, ठीक है, कौन कौन सी ड्यूटीज़ हमारी वो देखनी है। सिमिलरली फॉर DPSP इसमें अलग अलग 3 हमारे जो थिंकिंग है, गांधीयन आपका जो होता है गांधीयन एक है लिबरल वाला, है ना। तो वो चीज़ें देखनी है यहाँ पे, जैसे आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो ये वाली चीज़ आपको देखनी है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए पार्लियामेंट पे। पार्लियामेंट पे बहुत बड़ा चैप्टर है, लोकसभा है, राज्यसभा है, ठीक है, स्पीकर है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है, इलेक्शंस आपकी किस तरीके से होते हैं, क्या अपॉइंटमेंट रहता है इनका, क्या टेन्योर रहता है, कोड ऑफ कंडक्ट कैसा रहता है, बिजनेस आवर्स क्या रहते हैं, स्टार्ड क्वेश्चंस, अनस्टार्ड क्वेश्चंस, ठीक है, आपका 0 आवर। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें इसमें आप प्लीज़ थोड़ा सा ये देखिएगा, जितना भी है आपका लक्ष्मीकांत में बेस्ट ये है, लक्ष्मीकांत आप देख लीजिए, उसमें हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है प्रेसिडेंट आर्टिकल, अगेन किस तरीके से प्रोसेस होता है इलेक्शन का, इम्पीचमेंट कैसे होता है, क्या क्या इनकी पावर्स हैं, ठीक है, किसको पार्डन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सब कुछ देखिएगा। सेम गोज़ फॉर वाइस प्रेसिडेंट, अगेन प्राइम मिनिस्टर का भी सेम है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का अब सेम है, वो भी सेम ही है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, ठीक है। किसको रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्या होते हैं, ये आप देखिएगा, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, उसके बाद आपका आ जाता है पार्लियामेंट्री कमेटी, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री कमेटी में अब क्या है, यहाँ पे आपके डिफरेंट कमेटी जो है, एस्टीमेट कमेटी है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, किस में कितने मेंबर्स होते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं, किसी में 22 है, किसी में 30 है, लीडर ऑफ अपोजिशन होता है उसमें, वो सारी चीज़ें देखिएगा, कौन लीडर क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट में आप देखिएगा कौन सा आर्टिकल में है, कितने जज होते हैं, उसके एलिजिबिलिटी क्या होती है, सेम। और सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, सिर्फ हाई कोर्ट भी देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने हाई कोर्ट लिखना भूल गया हूँ, तो आप ये भी देखिएगा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जब देख रहे हैं तो आप। उसके बाद गवर्नर का क्या रोल होता है। फिर स्पेशल प्रोविजन फॉर स्टेट्स, इसमें आपके अलग अलग है, नागालैंड, असम, मणिपुर, ठीक है, जो भी अलग अलग आपके स्पेशल प्रोविजन है, वो एक बार बस आर्टिकल नंबर देख लीजिएगा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका आ जाता है पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटीज़। इन दोनों में से तो एक क्वेश्चन कॉमन है, पक्का आएगा ही, बिल्कुल फिक्स्ड है, मान के चलो यहाँ से। इलेक्शन कमीशन, क्योंकि इलेक्शन अभी हैं
तो इलेक्शन कमीशन का भी रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 324 और इसका जो भी सब बाकी कुछ है ड्राफ्ट रोल क्या से क्या करता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन का क्या है वो भी देखिएगा। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 क्या रोल रहता है, किस तरीके से करता है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन में जो एक्सपेंडिचर डिस्ट्रीब्यूशन एवरीथिंग रोल्स पक्का देखिएगा। उसके बाद आता है CAG, ऑडिट करता है, आर्टिकल क्या है, किस तरीके से इसका अपॉइंटमेंट होता है, कब तक का इसका टेन्योर होता है, कौन इसको हटा सकता है, एवरीथिंग, ठीक है। अटॉर्नी जनरल सेम। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स और इम्पॉर्टेंट कमिटी एंड केसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स याद रखने, कौन कौन से अभी तक कितने हमारे साल की हिस्ट्री में कौन कौन से अमेंडमेंट्स इंपॉर्टेंट रहे हैं। तो मैं बता दूं कुछ, जैसे 42 हो गया, 44 हो गया, ठीक है, 86 हो गया, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स रहे, 61 हो गया। तो ये अमेंडमेंट्स आपको देख के जाने हैं और इनका प्रोविजन क्या क्या है ये भी आपको देख के जाना है, ठीक है। उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट कमेटी एंड केसेस, जैसे आपका मान लीजिए बलवंत राय मेहता कमेटी, ठीक है। उसके बाद आपका JVP आ गया, बहुत सारे, अशोक मेहता कमेटी है। तो इनका रोल क्या रहा है, कौन सा कहाँ पे एप्लीकेबल है, किस चीज़ पे, वो देखिएगा, क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं यहाँ से। इंपॉर्टेंट केसेस जैसे बिल्कुल आपका तो UPSC का तो हॉट फेवरेट बन चुका है केशव नंदा भारती केस, ठीक है। और इस साल तो बहुत पूछे जाने के चांसेस है, क्योंकि लास्ट साल जो हमारे लास्ट ईयर में केशव नंदा भारती वो न्यूज़ में रहे थे, ठीक है। एंड उसके बाद बेरूबारी यूनियन, ठीक है, मिनर्वा मिल्स, बहुत सारे केस हैं, वो इंपॉर्टेंट वाले आप उसके जजमेंट देखिएगा प्लीज़, ठीक है। तो आपका पॉलिटी यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो पॉलिटी अगर आपका कवर हो जाता है तो बहुत एक आपके मन से जो है सर से बोझ चला जाएगा। एंड उसके बाद आप आ जाओ ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी में क्या करना है आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल मैपिंग देखनी है। मैपिंग तो आपको बिल्कुल टिप पे याद होनी चाहिए कि कौन सा स्टेट कहाँ पे है, कौन सा एरिया कहाँ पे है, बिल्कुल आपको बिल्कुल मैप, इंडिया का मैप बिल्कुल रटा होना चाहिए। उसके बाद आप आ जाओ सॉइल्स पे, डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ सॉइल्स जो भी है हमारे, है ना, एलुवियल, कॉटन, ब्लैक सॉइल कॉटन के लिए अच्छा होता है, रेगुड सॉइल, और अलग अलग टाइप की सॉइल से कहाँ पे क्या पाई जाती है और कौन सी बिल्कुल अच्छी किस चीज़ के लिए यूजेज होती है वो आपको देखनी है। उसके बाद मिनरल्स आ गया, कौन सा एरिया कौन से इसके लिए फेमस है, राजस्थान में कॉपर है और ठीक है बॉक्साइट है, बहुत कुछ है उड़ीसा में, तो ये वाली आपको चीज़ें देखनी है। इंपॉर्टेंट रेंज पासेस, ट्राइबल ग्रुप्स, यहाँ से क्वेश्चन फिक्स्ड है बिल्कुल। रेंज पासेस देखनी है, रेंज में क्या क्या देखनी है आपको, इंडिया की कौन कौन सी रेंजेस है, जैसे मान लीजिए नॉर्थ में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीरपंजल, नॉर्थ टू साउथ बताओ, साउथ टू नॉर्थ बताओ, ठीक है। यहाँ पे जंतिया, गाड़ो, खासी, ये देखनी है, ठीक है। ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट बता दो। नीचे साउथ में नन्नामला, अन्नामला, ये शब्द हैं तो ये भी देख लीजिएगा। बिटवीन आपका मिड में क्या है वो भी, सारी जितनी भी नॉर्मल मेन रेंजेस आपको देखनी है। सिमिलरली गोल फॉर पासेस, पासेस आपको पूछ लिया जाएगा देख देखे कि कहाँ पे है। रोहतांग पास है, लिपू लेक है, जिलेपला है, नथुला है, सेला है, बहुत है, ठीक है, जोजिला पास है, सारी पासेस आपको देखने हैं, लोकेट करना है। सेम गोज फॉर ट्राइबल ग्रुप, जैसे मैंने बता दिया, गाड़ो, खासी, जयंतिया, ठीक है, तो ये यहाँ पे है, नीचे आपका मिड में है, ठीक है। तो ये सारे पासेस आपको देखने हैं, ओके। नाउ इसके बाद आप आ जाइए सेंसस पे। ओके सॉरी, आई मिस्ड वन टॉपिक, रिवर एंड ट्रिब्यूटरीज। तो रिवर एंड ट्रिब्यूटरीज, अब आपको रिवर एंड ट्रिब्यूटरीज क्यों इंपॉर्टेंट है, रिवर एंड ट्रिब्यूटरीज से क्वेश्चन हमेशा से पूछा गया है। और रिवर एंड ट्रिब्यूटरीज में आपको क्या क्या देखना है, गंगा बेसिन देखना है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र बेसिन देखना है, कहाँ से क्या आ रहा है, इसकी ट्रिब्यूटरीज कहाँ पे जा रही है, लेफ्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी क्या है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी क्या है, ठीक है। साउथ गंगा, साउथ इंडिया में बूढ़ी गंगा किसको बोला जाता है, ठीक है। कौन कौन सी नदियाँ वेस्ट जाती हैं, कौन कौन सी ईस्ट जाती है, कौन सी एस्चुरी फॉर्म करती है, कौन सी डेल्टा फॉर्म करती हैं, ठीक है, सारी चीज़ें आपको देखनी है। पेनिनसुलर रिवर्स कौन सी हैं, उसके बाद आपकी पेरिनियल रिवर्स कौन सी है, सीजनल कौन सी हैं, सब कुछ देखना है आपको ये सब, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ सेंसस। ऑफकोर्स सेंसस से तो क्वेश्चन अगेन फिक्स्ड है आपका, ठीक है। सेक्स रेशियो, डेंसिटी, पॉपुलेशन, एरिया वाइज जो भी आपको सब कुछ ये देख लेना, लिटरेसी रेट, एवरीथिंग ये आपका कवर हो जाएगा सेंसस में। और क्रोनोलॉजिकल भी देखना ये है ना, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, ठीक है, ये वाला चीज़ पूछता है। उसके बाद आप आ जाओ विंड सिस्टम, मानसून पे। मानसून में अगेन आपका साउथ वेस्टर्न है, नॉर्थ ईस्टर्न है, रिट्रीटिंग मानसून है, ला नीना है, एल नीनो है, सब कुछ देख लेना। तो ये खैर इंडियन क्लाइमेट में कवर हो जाएगा, तो यहाँ पे आप इंडियन क्लाइमेट से ये कवर कर लेना। उसके बाद आपकी इंपॉर्टेंट करेंट्स, फॉकलैंड करंट है,
आपके कोल्ड करेंट्स एंड वार्म करेंट्स जो बेसिकली, ठीक है, बेनिकुला करंट है, ओएशू करंट है, काफ़ी करंट्स हैं यहाँ पे, वो भी आप देखिएगा, पेरू करंट है। तो कौन सा कोल्ड है, कौन सा हॉट है, कब क्या होता है, कहाँ पे क्या होता है, बिल्कुल आपको टिप पे याद होना चाहिए, ठीक है। तो ज्योग्राफी में उतना आप करोगे तो मोर देन इनफ, ठीक है। अब आ जाओ आप हिस्ट्री पे। हिस्ट्री में अगेन आपको बहुत इंपॉर्टेंट स्मार्ट वर्क करना है, यहाँ पे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो देखिए, आप अगर एंशियंट से स्टार्ट करेंगे तो मैं एंशियंट में बोलूँगा कि आप बुद्धिज्म एंड जैनिज्म पढ़ो, ठीक है। उसके बाद आप भक्ति एंड सूफी मूवमेंट उसमें पढ़ो, और इंपॉर्टेंट जो डायनेस्टीज है ना उसके बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़ो, ठीक है। जो पुरानी रही है, पल्लव डायनेस्टी हो गया आपका, मगध हो गया, मौर्यन हो गया, गुप्ता हो गया, इंपॉर्टेंट वाली, बस आपका एंशियंट में काम खत्म। क्योंकि आपको पढ़ना उतना ही जहाँ से टॉपिक आना है वो यहीं से आने क्वेश्चंस। मिडिवल में आप देख लें मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर में भी जो जो इंपॉर्टेंट हमारे जो मुगल किंग रहे हैं उनको देखो, इंपॉर्टेंट बैटल्स देखो, जो जो इंपॉर्टेंट बैटल्स लड़ी गई हैं, कब लड़ी गई हैं, बस उतना देखो। वेरियस आर्किटेक्चर्स जो जो हुई हैं, न्यू सिस्टम्स जिस तरीके की, जैसे बलबन ने शुरू किया था नो, सिजदा और पैबोस और वो सब, तो वो वाली सिस्टम्स भी देख लेना कोई। और प्लस फॉरेन ट्रैवलर्स और बुक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है अभी रिसेंट में ये पूछा जा रहा है, फॉरेन ट्रैवलर्स एंड बुक्स। कोई फॉरेन ट्रैवलर आया था उसके टाइम पे, प्लस या कोई उसके टाइम पे कुछ बुक था इंपॉर्टेंट या कुछ, तो ये यहाँ से पूछे जाने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। तो ये इंपॉर्टेंट वाली चीज़ आप देखना, ठीक है। तो ये आपको खैर एनसीईआरटी में अच्छी मिलेगी, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री वाली, थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री वाली, तो उसमें आप अगर आपने पढ़ी है तो वो आप रिवाइज कीजिए, ठीक है। नाउ अब आप मोर फोकस करेंगे किस पे, मॉडर्न हिस्ट्री पे, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आने हैं, ठीक है। तो एंशिएंट मिडिवल में थोड़ा बहुत किया तो किया, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री में आप आ जाओ। मॉडर्न हिस्ट्री में क्या करना है आपको, बिल्कुल गांधी नेहरा बिल्कुल अच्छी तरीके से, मतलब बिल्कुल अच्छी तरीके से करना है गांधी नेहरा, तो इसमें इसको छोड़ना ही नहीं है, छोड़ने की गुंजाइश ही नहीं है इसको, तो ठीक है। यहाँ से गांधीयन एरा से 1915 से जो स्टार्ट हुआ है ना, जो पीरियड 1947 तक, सब कुछ देखना है इसमें, सब कुछ, कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आएगा कुछ पता नहीं लगेगा आपको, ठीक है, कुछ भी पूछ लेंगे। इंपॉर्टेंट रेगुलेशंस एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट, और बहुत कुछ है यहाँ पे, आप ये देखिएगा कौन किसके प्रोविजन क्या क्या है वो भी पढ़िएगा। मतलब खैर पढ़ तो लिया होगा आपने, बस अब रिवाइज कीजिए पॉइंट्स। उसके बाद आप आ जाइए इंपॉर्टेंट ईयर्स इन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट, बहुत सारे ईयर रहे, 1906 रहा है, 1909 रहा है, ठीक है, 1916 रहा है, उसके बाद 1919 रहा है, राउलट एक्ट, जलियांवाला बाग मैसेकर, बहुत कुछ हुआ है, 1947 तक चलता रहता है ये। तो कौन से ईयर में क्या हुआ है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वो भी देखिएगा। रिफॉर्म्स क्या क्या हुए हैं, हमारे यहाँ पे बहुत रिफॉर्मर्स रहे थे, ठीक है, जैसे ब्रह्मो समाज हुआ, उसके बाद आदि ब्रह्मो समाज हुआ, प्रार्थना समाज हुआ, ठीक है, और किसने क्या फाउंड किया, बैक टू वेदास का नारा किसने दिया, सब कुछ आपको देखना है, एक एक चीज़। इंपॉर्टेंट पार्टीज आपकी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफ कोर्स 1885 में हुई थी, बट उससे पहले और कौन कौन सी पार्टीज थी, और इसके पहले तो थी, और इसके साथ साथ कंकरेंट भी कौन सी पार्टीज रही हैं, किसने खोला है, इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखिएगा, किस, ये आ जाता है क्वेश्चन। उसके बाद मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बारे में भी थोड़ा पढ़िएगा कि 1906 में वो सूरज स्प्लिट होता है एंड एवरीथिंग, ठीक है, कौन कौन नरम दल में था, कौन कौन थोड़ा गर्म दल में था, सब कुछ ये आपको देख लेना है इसमें। तो आपका यहाँ से हिस्ट्री मोरलेस कवर अप हो जाएगा, इसके बाहर आपका कुछ नहीं आने वाला है, ठीक है, हिस्ट्री में मैं बता रहा हूँ। करंट अफेयर्स के मैं बारे में बात करूँ तो करंट अफेयर्स की तो मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। जनवरी टू दिसंबर 2020 फुल कवर्ड है, उसमें आप प्लेलिस्ट जाके देखिए, मैं उसका लिंक भी दे दूंगा आपको आई बटन पे, वहाँ से आप पूरा अच्छी तरीके से देखिए, एक एक क्वेश्चन को देखिए, और सिर्फ कुछ देखिए मत, जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है तो वो एक्सप्लेनेशन को भी समझिए एक्चुअली, ठीक है। और मैंने कुछ अगर बोला है तो आप थोड़ा सा जाके उसको नेट पे भी देखिए, तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, एक एक वीडियो 12 या 13 मिनट की है, तो आप अगर 1.5x करके भी देखोगे तो बहुत जल्दी आपका कवर अप हो जाएगा, तो ये ऐसी कुछ चीज़ नहीं है, ठीक है। एंड यहाँ से बिल्कुल करंट अफेयर्स आपके आएंगे ही आएंगे, इतना मैं बता रहा हूँ, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, मिसलेनियस में अगर मैं बात करूँ, कुछ क्वेश्चन मिसलेनियस आ जाते हैं ऑब्वियसली, तो उसमें आप इक्विवेलेंट रैंक स्ट्रक्चर देखिए फोर्सेज में, ऑफकोर्स क्योंकि आप डिफेंस फोर्सेज का पार्ट होने जा रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए तीनों फोर्सेज की इक्विवेलेंट रैंक्स क्या होती हैं, कमांड कहाँ कहाँ पे हैं तीनों के, नेवी एयरफोर्स इसके, प्लस नॉट जस्ट दैट, उसके अलावा भी आपके कोई पैरामिलिट्री का है को, वो भी देखना आपको, आपके उसके अलावा क्या है इंपॉर्टेंट एस्टैब्लिशमेंट्स, कमांड्स को छोड़ के आपके जैसे हो गए CME हो गया, बहुत अलग अलग चीज़ें हो गई ना, AFMC हो गया, ये आपको देखने कहाँ पे क्या है, ठीक है, लोकेटेड है। आर्म्स एंड इक्विपमेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कौन सा आर्म क्या है,
अगर कोई मिसाइल की बात हो रही है तो वो सरफेस टू सरफेस है या एयर टू एयर है, ठीक है, या सरफेस टू एयर है, तो सब पता होना चाहिए। बैलिस्टिक क्या होती है, ठीक है, और क्रूज क्या होती है, सबसोनिक, हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक में डिफरेंस क्या होता है, कौन सी मिसाइल टाइप किस चीज़ की है, अग्नि क्या है, पृथ्वी क्या है, निर्भय क्या है, पता होना चाहिए, ठीक है। सिम गोज फॉर टैंक, एम्यूनिशन, सब कुछ, ठीक है। सो इतना आप करोगे तो जीएस में आपके 40 से 45 नंबर कहीं नहीं जा रहे, ठीक है, बिल्कुल, मतलब आराम से, बिल्कुल आप हंस खेल के जो है ना एग्जाम क्लियर करोगे फॉर ओटीए, मैं बता रहा हूँ। अब जो आईएमए के लिए दे रहा है, एएफए के लिए दे रहा है या आईएनए के लिए दे रहा है, उनके लिए ऑफकोर्स मैथ्स इंपॉर्टेंट है। तो मैथ्स में भी आप थोड़ा सा देख लीजिए कि भैया आपको स्मार्ट वर्क करना है। मैथ्स में आप यहाँ पे देखिए चंक ऑफ क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं आपके। ये चंक ऑफ क्वेश्चंस, ये जो कुछ टॉपिक्स है ना, ये लिख रखे हैं मैंने यहाँ पे, यहीं से आ रहे हैं। तो 50-60 क्वेश्चन तो यहीं से आ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, ये 5 टॉपिक यहीं से आ जाना है, 50% यहीं से आना है। तो आप यहीं पे ज़्यादा फोकस करिए, ठीक है। और मैथ्स का तो ऐसे ही फंड है, सिर्फ प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी मैथ्स अच्छी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे रटने वाला कोई सिस्टम नहीं, जितना आप सॉल्व करोगे उतनी आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी, उतना आपको जल्दी जल्दी करने में ईज होगा, उतने आपको एट द टिप फॉर्मूलाज याद रहेंगे। और मॉक टेस्ट लगाइए, सिंपल। अभी आपको सिर्फ मॉक टेस्ट लगाने हैं। तो देखिए आप दिन में अगर अभी कितने 7 दिन बचे हैं, 7 दिन 24 आवर्स, 168 आवर्स, ठीक है। यहाँ से मैं बता रहा हूँ अगर आप 30 घंटे भी अच्छा डेडिकेटेड दे देते हो ना अपने, 30 से 40 घंटे, ठीक है, आप, मतलब मैं बता रहा हूँ ये फ्रूटफुल होंगे, बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होंगे, ठीक है। ये 30 to 40 आवर्स ना आप जिंदगी भर याद करोगे कि यार ये 30 to 40 आवर्स मैंने कुछ कर लिया था ना, तो मेरा एग्जाम क्लियर हो गया। अब ये जो आवर्स है ना, ये आपके घर हाथ में है। या तो आप इसको यूट्यूब, फेसबुक, ये सब करके टाइम बर्बाद करके कर लो, ठीक है, एग्ज़ाम क्लियर नहीं होने वाला, वापस दूसरे टाइम वेट कर लेना। बट और एक ऑप्शन क्या है कि आप मेहनत कर लो इतने, ये कुछ दिन जो बचे हैं अच्छे से मेहनत कर लो, और आपका एग्ज़ाम बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ, इतना स्मूथली निकलेगा ना, आपको खुद अच्छा लगेगा अंदर से जब आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा, ठीक है। तो अगर मैं थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में बता दूं, आप थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा कि कट ऑफ क्या है। ये कुछ मैंने लास्ट 5-6 साल के यहाँ पे ऐड कर रखे हैं। तो ओटीए में जो भी जा रहा है ना, मैं सिंपल बता रहा हूँ, आप 100+ का मान के चलना, ठीक है। 100+ आपको लाना ही है बाद में, नहीं तो फिर वो झमेला होता है एक नंबर के लिए कि मेरा पेपर नहीं क्लियर होगा, मेरा क्लियर हो गया, वो बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो आप 100+ का ही लेके चलो, कोई आपको मतलब रखना ही नहीं है ना, वो बॉर्डरलाइन वाला केस ही नहीं रखना आपको यहाँ पे, ठीक है। और बाकी आईएमए, एएफए जो भी है, आईएमए आप इजीली रखो 135, 140 के आसपास रखो टारगेट, ठीक है। और जो मैंने प्रोसीजर बताया, अगर आपने किया है मेहनत, आप अभी फॉलो करोगे ना, इजीली आपके नंबर बनेंगे इतने, ठीक है। एएफए 155, 150 रखो, इजीली क्लियर होगा, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो अटेम्प्ट्स इन एग्जाम एवरेज कितना रखना है, देखो ये है आफ्टर एन एवरेज, मतलब आप आपने पढ़ाई की होगी तो आपके इतने एवरेज एक बनेंगे, ठीक है, एवरेज इतने नंबर बनेंगे। इंग्लिश में आप 100 से 110 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, जनरल अवेयरनेस में 70 से 80, मैथ्स में 50 से 60। अब ये वेरी कर सकता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट आपका क्या होगा कि आप जितने भी कर रहे हो ना, प्लीज़ आप कोशिश कीजिएगा कि नेगेटिव मार्क्स न लो, ठीक है। आप जितना भी एक्यूरेट करो बिल्कुल। अगर आप मान लो यहाँ से जनरल अवेयरनेस अगर मैं बात करूँ ना, 70-80 आप नहीं करते हो, 50 ही करते हो मान लो, लेकिन 50 में एक्यूरेसी रखो यार, ठीक है। नेगेटिव वहाँ पे अगर खा गए ना तो बहुत गंदा जाता है फिर पेपर, ठीक है। इस पे एक्यूरेसी पे फोकस करो। तो ये कुछ एक एवरेज मार्क्स बनेगा अगर आप इस हिसाब से चलते हो, ठीक है। तो अब अगर कोई टॉप करना चाहता है एग्जाम तो वो अलग चीज़ है, ठीक है। लेकिन सिर्फ पेपर क्लियर करने के लिए मैं बता रहा हूँ, ये एक आपका बिल्कुल मतलब प्रूवन मेथड है। मैंने भी इसी तरीके से किया है। मैं इतने अटेम्प्ट्स नहीं करता था खैर जनरल अवेयरनेस या इसमें, क्योंकि मैं थोड़ा फिर कैलकुलेटेड उसमें करता था कि मैं मे बी यहाँ से मैं 50 या 60 ही करूँगा, बट बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक एवरेज ले रखा है, ये जस्ट एक, ठीक है, क्यूमुलेटिव। तो उसके अकॉर्डिंग आपके इतने मार्क्स बनने चाहिए, ठीक है। सो दिस वॉज रिगार्डिंग द 7-day प्रूवन स्ट्रेटेजी, ठीक है। और ये अगर आप फॉलो करते हो तो ऑब्वियसली आपका जो पेपर है वो आपको क्लियर करने से कोई नहीं रोक पाएगा। एंड यही कुछ दिन बचे हैं, आप जी जान लगा दो यहाँ पे, आपका मतलब एग्ज़ाम बिल्कुल क्लियर होगा।
आई एम टेकिंग दिस गारंटी, अगर आप मेहनत करोगे तो आपका एग्जाम क्लियर होगा, ठीक है। एंड बिलीव मी कि देयर इज नो शॉर्टकट इन लाइफ टू सक्सेस, ठीक है, कोई शॉर्टकट नहीं। अगर कोई आपको बताता ना वीडियो में कि यार 7 दिन में ये कोई मैजिक ट्रिक है, ये पढ़ लो, वो कर लो, इससे हो जाएगा, नहीं होगा। ये वीडियो भी उनके लिए ही बना है जिन्होंने मेहनत किया है। अगर आप सोच रहे हो कि स्क्रैच से बिल्कुल आप स्टार्ट करके आके, मतलब स्क्रैच से स्टार्ट करोगे अभी से 7 दिन में, तो या तो अगर आप बहुत सुपर जीनियस हो, अगर कोई एग्ज़ाम क्लियर करता है 7 दिन में तो वो बहुत सुपर जीनियस है भाई, उसको मेरा प्रणाम। बट क्योंकि मैंने ऐसा देखा नहीं है, तो ऑन एन एवरेज मैं बता रहा हूँ, आपने मेहनत की है तो आपके लिए वीडियो यूज़फुल होगी, ठीक है। सो हैविंग सेड दैट, आपको ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, और ऑब्वियसली विल बी इन टच इन द नेक्स्ट वन ऑल्सो। बट टिल देन आप अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करो, ठीक है। ये कुछ दिन के लिए आप सोशल मीडिया बंद कर दो एंड जस्ट concentrate on your studies. So till then, we'll see you in the next one. Have a good day.